Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is valuation and our topic is market value, book value, relatable value, annuity and year's purchase. Now starting from the market value, it is the value of a property, that is the amount which can be obtained at any particular time from the open market if the property is put for sale. The market value will differ from time to time according to the demand and supply. This value changes from time to time for various reasons such as change in industry, change in fashion, means of transportation, cost of material, labors, etc. बेसिकली मार्केट वैल्यू क्या चीज़ है अपनी, कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं या फिर आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी, तो वो कब पता चलता है कि जब उसको सेल पे रखा जाता है ना। आप देखिए, या तो ओनर खुद सेल भी कर सकता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, उसे सेल करना है, या फिर एक होता है कि गवर्नमेंट ऑप्शन निकालती है। उस केस में भी आपको, दोनों केसेस में अगर आपको जानना है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो वो पता चल सकती है। और इसके अलावा अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी किसी एरिया पे इंडस्ट्रीज थी और वहाँ से मूव ऑन हो गई, तो वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं। एज वेल एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नियर बाई रेलवे स्टेशन, नियर बाई एयरपोर्ट, नियर बाई बस स्टैंड्स, इन सब जगह पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। और वहीं अगर आप किसी और चीज़ की वजह से बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज, अब इसमें अपन ने बोला चेंज इन फैशन फॉर एग्जांपल कोई एरियाज आपने देखे हैं, कुछ एरियाज अलग पॉश एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, केवल हाई क्लास या फिर बेटर आपको होम या फिर कह लो कि बिल्डिंग अपार्टमेंट्स का जो ट्रेंड है वो एकदम अलग दिखेगा, जो उसका एक्सटीरियर है वो अच्छा लगेगा, तो वो चेंज इन फैशन का हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ तक आपको कोई भी मटेरियल पहुँचाने में, डेवलपमेंट करने में अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो वो एरिया डेवलप होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। सो इस केस में भी उस जगह की मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। और बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन या फिर इंडस्ट्रीज़ या फिर आपकी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फूड मार्केट, आपकी क्लॉथ्स की मार्केट, एनीथिंग, तो उन जगहों पे आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हायर होती है। नाउ नेक्स्ट है अपनी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू इज द अमाउंट दैट शोज इन द अकाउंट in the book value is the amount shown in the account book after allowing necessary depreciation. The book value of the property at a particular year is the original cost minus the amount of minus the amount of depreciation year, the end of the utility period of the property. The book value will only be the scrap value. अपन को क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आप, उसके लिए एक आप अलग से अकाउंट बुक बना लें और उसमें क्या करें, पर ईयर आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि आप जो उसमें पुताई, आप उसकी प्लास्टरिंग या कोई अदर मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट में कुछ कमी आती जाएगी। जो आपने ओरिजिनल कॉस्ट रखा था उससे जब आप माइनस करते जाएंगे उसको लगातार, जब तक आपकी ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करना है, ये चीज़ याद रखनी, मार्केट वैल्यू से नहीं। तो ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए 2 लाख था और पर ईयर आपके 10,000 या 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो आप उसको माइनस करते जाइए। तो लास्ट में जब आपका यूटिलिटी पीरियड उस बिल्डिंग का ख़त्म हो चुका होगा, तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, केवल स्क्रैप वैल्यू, या फिर जो आप कह लीजिए कि केवल आपको मटेरियल का जो आपके है उसी का अमाउंट आपको मिला है, ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ बेसिकली प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी इज़ नॉट इंक्लूडेड, है ना, क्योंकि लैंड का कभी डिमिनिश होता नहीं है। लैंड की केस में उसका डिप्रिसिएशन अलग तरह से देखा जाता है। लैंड के केस में या तो उस एरिया में कोई फर्दर डेवलपमेंट होना बंद हो गया है या फिर उस एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, तो दोनों केसेस में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसलिए लैंड नहीं, केवल अपन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की।
नेक्स्ट है रेटेबल वैल्यू. इट इज द नेट value annual letting value of a property is obtained after deducting the amount of yearly repairs from the gross income. Municipal and other taxes are charged at a certain percentage on the rateable value of a property. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या जो आपकी एनुअल जो आपकी प्रॉपर्टी का रेट है उसमें या फिर ग्रॉस इनकम जो है आपका, मतलब आपने जिसमें सारे एक्सपेंस इंक्लूड करके रखा है, उसमें से अगर आप अपने रिपेयर्स के टैक्स जो आप पे कर रहे हो या फिर कोई अदर चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपकी प्रॉपर्टी पे लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका रोड टैक्स है ना, बिल्डिंग के लिए अलग टैक्स लगता है, आपकी सड़कों के अलावा नालियों के लिए अलग टैक्स लगता है, वाटर चार्जेस के लिए अलग टैक्स लगता है. तो हर चीज़ के टैक्सेस अगर आप उसमें से माइनस करते जा रहे हैं तो वो आपकी रेटेबल वैल्यू है. अब एन्युटी इट इज़ द एनुअल पीरियोडिक पेमेंट फॉर रीपेमेंट्स ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पार्टी. एन्युटी इज आइदर पेड एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट. अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया है कि जो आपकी एनुअल अमाउंट थी, आपके पास जो एनुअली आ रही है अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आपकी निकलेगी ग्रॉस इनकम, उसमें अगर आप क्या करें कि हर मंथ जो आपकी पेमेंट है, हर मंथ नहीं, हर ईयर जो आपकी पेमेंट है उसको या तो आप पहले स्टार्टिंग में सबसे, जैसे आपने देखा हो किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है. तो वो क्या होता है, या तो आपसे एक साथ ली जा सकती है ना, या फिर आपकी पूरी जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है तब लेते हैं. काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में एक साथ भी ले ली जाती है, स्टार्टिंग में भी और फिर बाद में भी इसका अलग से चलता है. तो उस केस में क्या करते हैं, जो वो आप वैल्यू देते हैं कि जिसमें आपका ये रहता है कि आप गार्डन यूज़ करेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए, आप लिफ्ट्स यूज़ करेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप गार्ड रखेंगे, उन सब चीज़ों के लिए पे करने के लिए आप क्या करते हो, पेमेंट दे देते हो. अब उसका वो फर्दर क्या यूज़ करता है ये उस पर डिपेंडेंट है, तो उसको अपन एन्युटी बोलते हैं. नेक्स्ट इसी में देखते हैं ईयर्स परचेज. अब ईयर्स परचेज द कैपिटलाइज वैल्यू विच नीड्स टू बी पेड वंस for all to receive net annual income of 1 rupee by way of interest at the prevailing rate of interest in perspectivity, that is indefinite period or for a fixed number of days. अब अगर जो मान लीजिए किसी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपको उसमें हर ईयर या हर एक टाइम पीरियड या फिर इन्फिनाइट पीरियड तक के लिए आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है या आपको डिपॉजिट करना है, तो उस केस में उसको क्या बोलोगे, ईयर्स परचेज. इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है ना, एग्जाम्पल दिया वैसे मैंने इसका, उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन डायरेक्टली समझते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम. वन हैज़ टू डिपॉजिट Rs 100 टू गेट Rs 5 पर एनम. अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है अपन को कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपना 5% है पर ईयर. ठीक है, इसके अलावा आप एक इंसान को 100 रुपये डिपॉजिट करने हैं जिससे वो 5 रुपये हर महीने पा सके. मतलब आपका एनुअली कितना पे करना है, आपको टोटल कितना पे करना है, टोटल अपन को 100 रुपीज़ पे करना है. अब उसमें आपको हर महीने में हर साल में आपको 5 रुपये वापस लेने हैं. तो इसके लिए क्या है, नाउ टू गेट 1 रुपी ही और शी हैज़ टू डिपॉजिट कितना, 100/5 जो अपना पैसा है टोटल माइनस जो अपन को पर ईयर मिलेगा, तो उसको डिवाइड करिए तो कितना होगा, 20 रुपीज़ पर एनम. मतलब आपको 20 रुपये हर महीने डिपॉजिट करने हैं. और इसके लिए ईयर परचेज क्या हो जाएगा, 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट. 100 जो आपका टोटल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है 5%. तो इससे आप निकाल सकते हैं, आपका ईयर परचेज पॉइंट के फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट, अगर इसी में ही ईयर परचेज में अपने पास क्या दे दे, इन केस ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एंटिसिपेटेड टू बी शॉर्ट and to account the accumulation of the sinking fund and the interest income of the property to replace capital and the year purchase is suitably reduced. अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं और ख़त्म हो जाएगी. तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंकिंग फंड और जो आपका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी पे,
उन दोनों को रिप्लेस करके आप अपना एक्चुअल ईयर परचेस निकालने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, ईयर परचेस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर जो है आपका वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एससी क्या है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड अपन ने पहले इसके आगे वाली क्लासेस में देख रखा है कि क्या होता है। इसके लिए भी अपन ने एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है अपना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईयर परचेज for a property if its life is 20 years and the rate of interest is 5%, for sinking fund the rate of interest is 4.5%। तो अपने पास एक है आर जो 5% दे रखा है, दूसरा वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4.5 मान लीजिए, उसको R1 मान लीजिए। तो YP की फॉर्मूला अपने पास तो आ गया, बट कोफिशिएंट SC का फॉर्मूला, अब SC का फॉर्मूला अपने पास क्या दे रखा है, R1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस R1 टू द पावर n माइनस 1। वैल्यू पुट ऑन करिए, तो अपने पास वैल्यू पुट ऑन करने पे वैल्यू कितनी आ गई, 0.319। नेक्स्ट इसी में ही n की वैल्यू 1 मान लो, क्योंकि अपन को 1 साल के लिए निकालना है। ईयर परचेज पे वैल्यूज पुट ऑन की, अपने पास टोटल आ गया 12.21। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं फिनिश।